ASM पावर लिमिट का पैरामीटर 1 to 10 सेट किया जा सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 1 है। अच्छा, ये आपके पास है जी ASM इंस्टेंस, इसका अपना शेयर्ड पूल होगा, इसका अपना ASM कैशिए होगी एंड सो ऑन। आगे उनको डिटेल्स देखेंगे वो क्यों हैं, वो क्या करती हैं। इसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, इसकी अपनी एक SP फाइल है या P फाइल है। इसकी SP फाइल P फाइल कहाँ पे होगी? ASM ओरेकल होम में नहीं, सही बताया हमने, ASM ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में। नॉर्मल डाटाबेसिस की जो SP फाइल P फाइल्स होती हैं उनके ओरेकल होम के अंदर DBS के फोल्डर में होती हैं। इसी तरीके से ASM की SP फाइल उसके ASM के ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में होगी। अच्छा, ASM इंस्टेंस 1 स्टार्ट हो जाएगा तो ये करेगा क्या, एक या एक से ज़्यादा डिस्क ग्रुप्स को मैनेज करेगा और इन डिस्क ग्रुप्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिस्क्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये डाटा के नाम से डिस्क ग्रुप है, ये आपका एक बैकअप के नाम से है, उसमें मल्टीपल डिस्क्स हैं एंड सो ऑन। अब आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसका अपना इंस्टेंस क्रिएट होगा, उसका अपना ओरेकल होम होगा, उसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगे। ये आपका प्लस ASM इंस्टेंस का नाम है और ये फॉर एग्जांपल MyDB के नाम से है। तो इसमें जब डाटा फाइल्स बनेंगी तो डाटा फाइल सारी इन डिस्क ग्रुप्स के ऊपर जाके बनेगी। डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड रीड लॉग फाइल्स, ये आपकी फाइल्स ASM के डिस्क ग्रुप के ऊपर बनेंगी। पहले क्या होता था कि आपके OS के ऊपर किसी डायरेक्टरी के अंदर जाके फाइल्स बनती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने ASM इंस्टेंस क्रिएट किया, उसमें डिस्क ग्रुप्स बनाए, उन डिस्क ग्रुप्स के ऊपर आप डाटा फाइल्स प्लेस करेंगे। जब आपसे पूछेगा कि डाटा फाइल्स कहाँ पे रखनी है तो आपने ASM सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, ASM के जो पैरामीटर्स हैं, एक तो ASM इंस्टेंस टाइप का पैरामीटर है वो डिफरेंट होगा, वो ASM होगा, और ASM पावर लिमिट का पैरामीटर है वो ASM अंडरस्कोर पावर, ASM पावर लिमिट या डिस्क ग्रुप पावर लिमिट है, ASM पावर लिमिट। इसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं 1 to 10। अब देखें, एक आपके पास ये एक डिस्क ग्रुप है डाटा के नाम से और उसमें 3 डिस्क्स हैं 10-10 GB की। तो डिस्क ग्रुप का टोटल साइज कितना हुआ और इसकी जो रिडंडेंसी है वो आपने एक्सटर्नल सेलेक्ट की थी। तो आपको कितनी टोटल स्पेस मिलेगी स्टोरेज डाटा स्टोर करने के लिए? 30 GB। अगर इसकी रिडंडेंसी अगर मैं नॉर्मल रखता तो फिर कितनी स्पेस मिलती है आपको? 10 नहीं, 15 हाफ मिलती ना। डिस्क ग्रुप का साइज तो आपको पूरा ही नजर आ रहा होता, लेकिन उसमें फिर आपको हाफ स्पेस मिल रही होती, ठीक है, मिरर करता वो। और अगर आप इसको हाई रखते हैं तो फिर 3-way मिररिंग होती। तो हमने एक्सटर्नल मिररिंग अभी रखी हुई है, रिडंडेंट हमने एक्सटर्नल रखा हुआ है कि हार्डवेयर लेवल के रेड पे हम रिलाई कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर रहे हैं कि हमने हार्डवेयर लेवल पे रेड इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब अगर आपका कोई इस डिस्क ग्रुप में से कोई डिस्क क्रैश कर जाए एक्सटर्नल के केस में तो क्या होगा? डाटा लॉस, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल मिररिंग है, कुछ डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये तीनों मिला के पूरा डाटा बन रहा है, तो एक डिस्क क्रैश कर गई तो आपका डाटा गया। अच्छा, अगर आप ये मिररिंग रखें रिडंडेंसी आपने डिस्क ग्रुप क्रिएट करते वक्त अगर आपने एक्सटर्नल के बजाय नॉर्मल रखी तो अब क्या होगा? जब आप कोई डाटा फाइल क्रिएट करेंगे, लेट से आपने 3 MB की एक डाटा फाइल क्रिएट की, एक टेबल स्पेस क्रिएट की, उसमें एक 3 MB की डाटा फाइल क्रिएट की, तो उस डाटा फाइल का 1 MB चंक यहाँ से एलोकेट होगा, 1 MB यहाँ से होगा और 1 MB यहाँ से होगा, ठीक है। तीनों डिस्क पे 1-1 MB स्पेस एलोकेट होगी उस डाटा फाइल को। वो डाटा फाइल किसी एक डिस्क पे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी। वो डिस्क ग्रुप पे आप उसको बनाएंगे तो ओरेकल उसको एलोकेशन यूनिट्स में, यूनिफॉर्म एलोकेशन यूनिट्स में डिवाइड कर देगा और सारे डिस्क ग्रुप्स अंडरलाइंग डिस्क्स में से उसको स्पेस दे देगा। क्या फायदा है इसका? नहीं, डाटा तो फिर आपका डाटा तो पूरा ही होगा ना। अगर आपका आधा डाटा लॉस हो जाता है तो आपका सारा डाटा लॉस हो गया, क्योंकि ओरेकल को नहीं पता कि बाकी डाटा क्या था। सही है, इसमें स्ट्रिपिंग, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग।
ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहा है, आयो बैलेंस हो जाएगी, किसी एक डिस्क के ऊपर सारी की सारी आयो नहीं होगी, हॉटस्पॉट नहीं बनेगा वहां पे। अच्छा, अब आपने क्योंकि रिडंडेंसी नॉर्मल रखी हुई थी, तो ओरेकल करेगा क्या कि ये जो उसने डाटा यहाँ पे 1 MB एलोकेट किया है, यहाँ पे जो डाटा राइट करेगा उसका मिरर इधर राइट करेगा, यहाँ पे जो डाटा राइट करेगा उसका मिरर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो डाटा राइट होगा उसका मिरर यहाँ पे होगा, यानी कि अल्टरनेट डिस्क के ऊपर उनका मिरर राइट हो रहा होगा। तो अगर अब आपकी एक डिस्क क्रैश भी कर जाती है तो डाटा दूसरी जगह अवेलेबल है, और जैसे ही आप ये डिस्क आपकी क्रैश करके आपने दोबारा ये डिस्क लगाएंगे, डेफिनेटली आप डिस्क नहीं लेंगे, वो दोबारा डिस्क लगाएंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे। ये इस डिस्क का नाम लेट से आपने रखा हुआ था वॉल 1, जो लास्ट टाइम हमने किया था ASM लिब के थ्रू, ठीक है, आपने इसका नाम वॉल 1 रखा हुआ था। अब आपने दोबारा एक नई डिस्क लगाई, उसको भी इसी तरीके से पार्टीशन किया, उसका नाम वॉल 1 रखा और इस डिस्क बुक को दे दिया आपने। तो करेगा ओरेकल क्या करेगा कि अब वो जो नई डिस्क लगाएंगे उसमें डाटा होगा, ठीक है, वो नई डिस्क बिल्कुल एम्प्टी होगी, तो ओरेकल ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग करेगा, इन दोनों डिस्क में से डाटा उठाएगा और तीसरी डिस्क के ऊपर एप्लीकेट कर देगा, ठीक है। एक इस केस में रीबैलेंसिंग करेगा, और लेट से आपके पास डिस्क ग्रुप के एक डिस्क ग्रुप के अंदर 3 डिस्कें हैं और आपने एक और 4th डिस्क आपने ऐड कर दी, तो ओरेकल क्या करेगा, इन तीनों डिस्क में से कुछ डाटा उठाएगा और चौथी डिस्क पे ऑटोमेटिकली डाल देगा, वो डिस्ट्रिक्ट इक्वल करेगा चारों डिस्क को। दिस इज कॉल्ड डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग, और ये ASM पावर लिमिट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इसको 1 दिया हुआ है तो रीबैलेंसिंग बड़ी स्लो अकर होगी, टाइम लेगी काफी ज्यादा, रिसोर्सेज कम ऑक्यूपाई करेगी। रीबैलेंस अगर आपने पावर लिमिट का पैरामीटर हायर सेट किया हुआ है तो रीबैलेंसिंग जल्दी हो जाएगी, लेकिन रिसोर्सेज अच्छे खासे लेगी। तो अगर आपके ऑफ पीक आ रहे हैं तो इसको हाई सेट कर दें, रन टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक पैरामीटर है। कैसे चेंज करेंगे, वैसे ही जैसे आप एक नॉर्मल पैरामीटर चेंज करते हैं, अल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम इक्वल्स टू इसकी वैल्यू। तो आप इसको अगर हायर सेट कर देंगे ऑफ पीक आवर्स में तो रीबैलेंसिंग जल्दी अगर हो जाएगी, और इसको लो सेट करेंगे, पीक आवर्स में यूजुअली इसको लो सेट किया जाता है, तो कम से कम रिसोर्सेज लेगा, लेकिन साथ साथ रीबैलेंसिंग भी होती जाएगी। क्लियर है सर? नॉर्मल में जिस स्ट्रिपिंग हो गया, मिररिंग तो ना होगी, क्या होगी? नहीं, नॉर्मल में मिररिंग भी होगी, एक्सटर्नल में से स्ट्रिपिंग होगी, मिररिंग नहीं होगी। नॉर्मल में आपकी 2 वे मिररिंग होगी, और अगर हाई रखेंगे तो 3 वे मिररिंग होगी। एक्सटर्नल में से स्ट्रिपिंग होगी और जस्ट जो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर आपने हार्डवेयर लेवल पे ऑलरेडी रेड इंप्लीमेंट किया हुआ है तो फिर आपको ASM लेवल पे दोबारा आगे मिररिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आपने हार्डवेयर लेवल पे ऑलरेडी रेड लगाया हुआ है, तो लेट से हार्डवेयर पे रेड लगा हुआ है तो डेफिनेटली आपने वहां पे मिररिंग की होगी, तो फिर आप दोबारा यहाँ पे मिरर ना करें। तो ASM पावर लिमिट की समझ आ गई जी। ASM डिस्क स्ट्रिंग ये ऑप्शनल पैरामीटर है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ASM इंस्टेंस के अंदर ना बहुत सारी डिस्क्स हैं। हमने जो डिस्क्स क्रिएट की थी वो क्रिएट की थी हमने ASM लिब के थ्रू, ऐसा ही है ना। ASM लिब में हमने क्या किया, एक डिस्क को पार्टीशन किया, फॉर्मेट नहीं किया उसको, अनपार्टीशन डिस्क थी उसको पार्टीशन किया, उसकी 3-4 पार्टीशन बनाई और ASM लिब के थ्रू उनको मार्क कर दिया, लेबल कर दिया हमने उनको। तो हमने क्या लेबल किया था जी, वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3 एंड सो ऑन, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड सो ऑन, हम ये किए थे। एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है ASM के साथ डिस्क को यूज करने का, वो क्या ऑप्शन है जी, रॉ डिवाइसेस। वो आप रॉ के थ्रू कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रॉ के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। रॉ के थ्रू क्या है कि आपने जो पार्टीशन क्रिएट किए, फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टीशन क्रिएट किया है /dev/sdb1, इसको आपने बाइंड कर दिया /dev/raw1 के साथ। इसी तरीके से /dev/sdb2 है, इसको आपने /dev/raw/raw के 2 के साथ। जब आप रॉ डिवाइसेस करते हैं तो रॉ आपके पार्टीशंस को आपको रॉ डिवाइसेस के साथ बाइंड करना पड़ता है आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रॉ डिवाइसेस बाइंडिंग। इसी तरीके से आपने एक और पार्टीशन बनाई SDB3 और रॉ 3 के साथ बाइंड कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से कुछ एक और डिस्क भी है जिसके ऊपर आपकी रॉ डिवाइसेस है /dev/SA कर लेते हैं, SDA। एक हार्ड डिस्क है आपके पास SDA और उसमें A3 एक पार्टीशन है, उसमें एक रॉ डिवाइस है और आपने उसको बाइंड किया हुआ है रॉ 4 के साथ।
तो आप चाहते हैं कि रॉ डिवाइसेस रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 सिर्फ ASM के लिए यूज हो, रॉ 4 जो है वो OS पे आपने किसी पर्पज के लिए किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज करनी है। तो आप चाहते हैं कि ये वाली जो है ना रॉ डिवाइस आपको ASM के अंदर ना दिखाए, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप ये जो पैरामीटर है ASM डिस्क स्ट्रिंग का जो पैरामीटर है वो आप सेट करेंगे। उसमें आप जो जो डिवाइसेस सेट करना चाह रहे हैं वो आप बताएं, जैसे डेप्थ आर डिस्क स्टैटिक S2 कर रहा है कि ऐसी डिवाइसेस जिनका नाम /dev/r डिस्क और आखिर में S2 आएगा, सिर्फ वो वाली डिस्क आपको दिखाएगा ASM के लिए। या ऐसी डिस्क जिनका नाम /dev/r डिस्क C1 स्टैटिक होगा, ये यूनिक्स के हिसाब से बता रहा है। यूनिक्स में C1 C2 C3 इस तरीके से डिस्क होती हैं। तो लेट से C1 जो पहली डिस्क है उसमें जितनी भी रॉ डिवाइसेस होंगी आपको सिर्फ वो दिखाएगा, C2 के ऊपर जो रॉ डिस्क होंगी वो आपको ASM में नहीं दिखाएगा। तो ASM डिस्क स्ट्रिंग के अंदर आप डिस्कवरी पाथ बता सकते हैं कि किस तरह की डिस्क्स हों तो उनको डिस्कवर करें और ASM के अंदर आपको दिखाए, ताकि उनके ऊपर आप डिस्क ग्रुप्स क्रिएट कर सकें या डिस्क ग्रुप्स उन डिवाइसेस को यूज करते हुए उनको माउंट कर सकें। क्लियर है? अच्छा, देन ASM डिस्क ग्रुप्स, जितने भी डिस्क ग्रुप्स होंगे वो आप इस पैरामीटर के अंदर बताएंगे, कामा सेपरेटेड। अब जब आप ASM इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली, तो उसमें आपने जितने डिस्क ग्रुप्स क्रिएट किए होंगे इनिशियली वो सारे ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाएंगे। तो जैसे ASM इंस्टेंस स्टार्ट होगा इन डिस्क ग्रुप्स को माउंट करने की कोशिश करेगा। अगर इन डिस्क ग्रुप्स में कोई अंडरलाइन डिस्क अवेलेबल नहीं तो वो उन डिस्क ग्रुप को माउंट नहीं कर सकेगा, एरर आएगा। जैसे मेरे केस में फ्लैश रिकवरी एरिया का डिस्क ग्रुप माउंट नहीं हुआ, डाटा का डिस्क ग्रुप माउंट हुआ है, ठीक है। तो उसमें कोई एरर है जिसकी वजह से माउंट नहीं कर पा रहा, वो आगे चल के देखेंगे उसको कैसे डायग्नोस करते हैं। देन SP फाइल का पैरामीटर है जो कि आपको बताता है कि आपकी SP फाइल किस नाम से और कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये ओरेकल होम के अंदर DBS के फोल्डर में ये ओरेकल होम वो ओरेकल होम है जहाँ पे आपका ASM ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड है। तो रिमेंबर आपने 11G रिलीज टू ऑनवर्ड अगर आपने ASM यूज करना है तो आपको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर अलग होम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप अलग से यूजर बना लें, अदरवाइज आप अगर ओरेकल यूजर के अंदर करना चाहते हैं तो फिर आपको इन्वायरमेंट खुद मैनेज करनी पड़ेगी। अब आपके पास 2 ओरेकल होम होंगे, एक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का होम और एक डेटाबेस का ओरेकल होम। तो फिर आप अप्रोप्रिएट फाइल्स कॉन्फ़िगर करेंगे अपने पास, ताकि जिस वक्त किसी भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करना हो तो आप वो ओरेकल होम या उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप सेट कर लें, ठीक है। यूजली एक शेल स्क्रिप्ट बना लिया जाता है जो कि आपको इन्वायरमेंट सेट करके रहेगा। विंडोज के हवाले से अगर आपने कनेक्ट करना है ASM के साथ @ करके कनेक्ट करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आप सेट ओरेकल सीट वगैरह आपको ओरेकल सीट वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं होती। वैसे सेट कर सकते हैं, विंडोज में सेट की कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके सेट ओरेकल _SID = +ASM दे दियो /SCASM करके कनेक्ट हो जाए तो उस पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वो आपको ASM इंस्टेंस से कनेक्ट करा देगा। अदरवाइज @ करके कनेक्ट करेंगे। नहीं, उसमें रॉ नहीं होंगी इस तरीके से, उसमें अनपार्टीशन डिस्क होगी। हाँ जी, नहीं ऐप डिस्क कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट नहीं करना आपने उसके ऊपर पार्टीशन क्रिएट करनी है। पार्टीशन क्रिएट करना है समथिंग एल्स, उसको फॉर्मेट करना है समथिंग एल्स, आपने फॉर्मेट नहीं करना उसको। लाइन के केस में भी हमने फॉर्मेट नहीं किया। नहीं कर सकते हैं, अनफॉर्मेटेड पार्टीशन होती है, ठीक है। जब लिनक्स उस पे इंस्टॉल करते हैं तो फिर वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं। नहीं, वो लाइनक्स से तो डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। वो तो डिफरेंट, वो अपना फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा तो वो अनपार्टीशन स्पेस ही आपको चाहिए होती है। जबकि ASM के केस में आप एक डिस्क को पार्टीशन करें, उसको फॉर्मेट न करें आप, चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे देखें और एक एक्सपोर्ट ओरेकल सीड = +ASM कर रहा है, सिंगल कोट्स देने की जरूरत नहीं है। SQL+ नो लॉग करेंगे तो आपसे यूजर ने पासवर्ड मांगेगा नहीं, SQL+ के प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। कनेक्ट SCCASM करेंगे तो आपको अगर आपका ASM इंस्टेंस स्टार्ट नहीं हुआ तो उसे कनेक्ट करा देगा और आपको मैसेज देगा कनेक्टेड टू एन आइडल इंस्टेंस। आइडल इंस्टेंस का मतलब है कि ASM इंस्टेंस नहीं चल रहा, डाउन है, वो आपको मैसेज देगा। ये स्टार्टअप करेंगे वो अपना SGA एलोकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिक्स साइज, वेरिएबल साइज, ASM कैशे एलोकेट करेगा और ASM डिस्क ग्रुप्स माउंटेड का मैसेज देगा। तो इस स्टेज तक रहेगा आपका ASM इंस्टेंस। तो वंस आपका ASM इंस्टेंस स्टार्ट हो गया, आपके डिस्क ग्रुप माउंट हो गए, अब आप वो डेटाबेस जो जिसकी डाटा फाइल्स इन डिस्क ग्रुप्स के ऊपर पड़ी हुई हैं वो डेटाबेसेस जाके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ASM इंस्टेंस स्टार्ट करने से पहले ही डेटाबेस स्टार्ट कर दी तो उसको डाटा फाइल्स नहीं मिलेंगी। तो नो माउंट से माउंट पे पहुंचते ही आपको एरर दे देगा, तो उसको कंट्रोल फाइल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो कंट्रोल फाइल्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं है, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल भी नहीं है। वो जब तक ASM इंस्टेंस नहीं चल रहा होगा वो कंट्रोल फाइल्स, डाटा फाइल, रिबलॉक फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो पहले ASM इंस्टेंस चल रहा होना चाहिए, फिर आप डेटाबेस का इंस्टेंस चलाएंगे।
11G रिलीज टू ऑनवर्ड सिस ASM का रोल है आपके पास, स्लैश या सिस DBA कनेक्ट नहीं हो सकते हैं ASM को मैनेज करने के लिए। ये इसलिए किया गया है कि ASM स्टोरेज मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर अलग है और डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर अलग रोल है। तो सिस ASM का रोल उस यूजर के पास होगा जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज मैनेज करेगा। यूजली आजकल ये होता है कि DBA ही आपका ASM को मैनेज करता है, ASM एडमिनिस्ट्रेटर भी वही होता है। तो यूजली आपका जो ओरेकल यूजर है उसको ये रोल मिला होता है, ठीक है, उसके पास ये सारे क्रीडेंशियल होते हैं। तो आप कनेक्ट सिस ASM करेंगे सिस ASM इंस्टेंस पे कनेक्ट होने के लिए। और कोई अगर आप नया यूजर क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट यूजर का नाम, आइडेंटिफाइड, उसका पासवर्ड, जैसे आप नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं। और किसी नॉर्मल यूजर क्रिएट करने के बाद उसको ASM के राइट्स देना चाहें तो ग्रांट सिस ASM2 आगे यूजर का नाम दे दें। उस पर्टिकुलर यूजर से कनेक्ट होकर आप ASM की डिस्क ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ASM इंस्टेंस को शट डाउन कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं एंड सो ऑन। वो सारी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जा सकती है। अच्छा, ASM इंस्टेंस अगर आपने कनेक्ट करना हो तो ASM और सिस DBA लिखा हुआ है, ये 11G रिलीज 1 तक एप्लीकेबल है। 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड आपको सिस ASM के थ्रू ही कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा, जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप सारे के सारे ऑपरेशंस कर सकेंगे सिस ASM के थ्रू। सिस ऑपर और सिस DBA के थ्रू आप ASM पे कनेक्ट ही नहीं हो सकेंगे 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड। तो जब आप ASM इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको डिस्क ग्रुप्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। आप डिस्क ग्रुप्स को माउंट अनमाउंट कर सकते हैं, डिस्क ऐड कर सकते हैं, डिस्क रिमूव कर सकते हैं, डिस्क ग्रुप ऐड कर सकते हैं और डिस्क ग्रुप्स रिमूव किए जा सकते हैं। और इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आप मैनेज करना चाहें तो इंटरप्राइज मैनेजर में वो डेटाबेस, जैसे मेरे केस में MyDB की डेटाबेस है जो मैंने ASM के ऊपर इसकी डेटा फाइल रखी हुई है। तो आप इसका इंटरप्राइज मैनेजर EMCTL चलाएंगे, इसका इंटरप्राइज मैनेजर कंसोल इसका स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसके इंटरप्राइज मैनेजर में लॉगिन हो जाएंगे। तो इसको आपको होम पेज के ऊपर ही आपको ASM का लिंक दे रहा होगा, ठीक है। अगर आपने ASM पे जाना है तो सिंपली आप ASM पे क्लिक करें। ये देखें उसने वो आपको डिस्क ग्रुप के उसने दिखा दी, ये आप ASM इंस्टेंस के ऊपर है। आप ये आपको डिस्क ग्रुप दिखा रहा है, उसकी यूजेज दिखा रहा है, कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं। MyDB के नाम से डेटाबेस है, उसमें 1.47 GB उसने स्पेस ली है। ASM के इंटरनल आर्किटेक्चर ने 0.06 GB स्पेस लिया, अनएलोकेटेड 7.80 GB है, ठीक है। ये उसकी ओरेकल होम इसका बता रहा है, होस्ट का नाम बता रहा है, वर्जन बता रहा है और इंस्टेंस का नाम आपको दिखाई दे रहा है। दैन डिस्क ग्रुप्स के ऊपर अगर हम जाएं, यहाँ पे आपको पूछ लेगा सिस और उसका पासवर्ड। सिस ASM आपने कनेक्ट करना होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ प्रेफर्ड क्रेडेंशियल्स को, ताकि आप दफ़ा ना मांगे मुझसे पासवर्ड। तो अब ये आपको दिखा रहा है जी डेटा के नाम से डिस्क ग्रुप है, माउंटेड है, इसकी रिटेंसी एक्सटर्नल है, टोटल साइज कितना है, यूज कितना है और परसेंटेज कितना यूज है एंड सो ऑन, और इसमें नंबर ऑफ डिस्क कितनी है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो फर्दर मुझे बताएगा कि ये डिस्क ग्रुप कौन कौन सी डिस्क को मिला के बनाया गया है और कंपेयर डिफरेंट इसके पैरामीटर्स क्या हैं। वो आगे चल के भी पैरामीटर्स देखते हैं। देखें वॉल 1 एक इस डिस्क ग्रुप का पार्ट है और एक वॉल 2 है। अगर फर्दर मैं इस पर क्लिक करूँ तो डिस्क की डिटेल्स भी बता देगा। अगर आपने कोई डिस्क ग्रुप ऐड करना हो तो ये क्वेश्चन था, हाँ जी, कि सपोज कोई एक सिस्टम है उसके ऊपर हमने ये ASM इंस्टेंस पूरा मैनेज किया हुआ। अब जब हम उस पर यानी लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद हम इंटरप्राइज मैनेजर को कैसे लेंगे, जबकि सारी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो तो ASM के डिस्क मैनेजमेंट को नहीं इंस्टॉलेशन दो हुई है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जब आप ASM इंस्टॉल करेंगे तो 2 सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहली दफ़ा आप करेंगे इंस्टॉल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोकल डिस्क पर होगा। हाँ जी, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर होगा, इसका अपना ओरेकल होम होगा। सपोज करते हैं इसका ओरेकल होम है /u01/app/11.2.0/grid और इसके अंडर इसके सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो इसका ओरेकल होम क्या है और ये आपने किस यूजर से इंस्टॉल किया है, ओरेकल से, ठीक है। और इसकी अपना ओरेकल सीड होगी, जो कि होगी बाय डिफॉल्ट +ASM, ठीक है।
फिर आप जब ये कर लेंगे ASM का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तो फिर आप दोबारा से एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो कि होगा 11G RDBMS। वो जो नॉर्मल अभी तक आप करते आए हैं ना, वो सॉफ्टवेयर अनजिप किया, डेटाबेस का फोल्डर बन गया और आप वहां पे आपने जाके रन इंस्टॉलर चलाया, तो वो ये वाला सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। ये इसका अपना ओरेकल होम होगा। और ये दोनों सॉफ्टवेयर पार्टीशन लोकेशन में होंगे। मतलब देखें, मैं बताता हूँ आपको, ओरेकल इसका अपना ओरेकल होम होगा। सपोज करते हैं इसका ओरेकल होम है /user1/app/11.2.0। अब ये ग्रिड के अंडर यानी कि यहाँ तक दोनों का पाथ सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड की बजाय यहाँ पे है जी DB_1 या DB_2 या 11GR2 जो भी है। अब इसका ओरेकल होम यहाँ ये पूरा पाथ बनता है जो कि डिफरेंट है, और इसका ओरेकल होम ये है। अब आप क्या करेंगे, एक टर्मिनल ओपन करेंगे जिसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल ये सारे सेट करेंगे आप। तो अगर आप इसमें कोई भी टूल इन्वोक करेंगे आप ASM से कनेक्ट हो रहे होंगे। एक और टर्मिनल ओपन करेंगे, उसमें सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल आप वो सेट करेंगे जो कि इस RDBMS के होम को पॉइंट करेंगे। इसमें आप जो भी कनेक्ट करेंगे वो इस होम से परफॉर्म हो रहा होगा। क्लियर है? हाँ जी। लिसनर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के होम से होना चाहिए, ग्रिड इंफ्रा, क्योंकि ASM का इंस्टेंस से रजिस्टर होगा और आपका डेटाबेस का इंस्टेंस भी उसी से रजिस्टर होगा। जी देखें, फिर चला दें तो उसका पोर्ट डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी पोर्ट ASM वाले जो लिसनर है उसके साथ कंफ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर देगा। जब आप क्रिएट करने जाएंगे ना डेटाबेस, वो कहेगा या ASM इंस्टेंस क्रिएट करने जाएंगे तो आपको मैसेज देगा कि आपके ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के होम में से एक लिसनर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो अगर आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और साथ ही ASM भी कॉन्फ़िगर कर देंगे तो इसी होम में से एक लिसनर भी खुद ही बना देगा, ठीक है। तो जरूरी है, वो रिक्वायरमेंट है, वो प्री रिक्विजिट है। तो अगर आपने ASM आपका जो लिसनर है, डिफॉल्ट लिसनर, वो ASM के होम से होना चाहिए। तो यूजली एक मशीन पे एक ही लिसनर होता है, तो फिर आपको ओरेकल होम से लिसनर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही चलेगा। फिर अगर लेट से आपने चला दिया, फिर डिफरेंट होनी चाहिए। फिर अगर लेट से आपने चला दिया ओरेकल होम वाला और ASM वाला ना चलाए, तो फिर ASM रजिस्टर भी नहीं हो सकेगा, ASM एक्सेस भी नहीं हो सकेगा डेटाबेस के लिए, फिर वो मसले हो जाएंगे। ASM एक्सेसिबल नहीं रहेगा फिर डेटाबेस के लिए। हाँ जी, क्लियर है जी। तो अब अगर आपने लेट से आपने ये ओरेकल होम सेट किया और यहाँ पे आपने DBCA चला के डेटाबेस बनाई MyDB के नाम से, 11G वाली हमने ओरेकल होम सेट की। हाँ, ये आपने क्या किया, ये आप करें क्या, आइडियली ये है कि इस ओरेकल होम की या इसकी सारी इन्वायरमेंट की जो एंट्रीज है ना .bash उसको प्रोफाइल में कर लें। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, अब ज्यादातर ये होगा कि आप डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे होंगे, ASM से कम ही कनेक्ट होंगे आप, ठीक है ना। ASM से डेली तो नहीं कनेक्ट होंगे, या डेली उसकी मैनेजमेंट नहीं होगी, या ज्यादातर आपका काम होगा क्यूरीज लिखनी है, कोई मॉनिटरिंग करनी है, कोई डाटा फाइल ऐड करनी है, कोई टेबल स्पेस ऐड करनी है, वो आप डेटाबेस से कनेक्ट करके करेंगे। तो बैश प्रोफाइल में आप ये वाली एंट्रीज करें जो डेटाबेस को पॉइंट कर रही है, और एक और फाइल बना लें किसी जगह, फॉर एग्जाम्पल /home/oracle में एक फाइल बना लें ASM.batch या .sh, और इसमें सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वो सेट कर दें जो ASM के, और इस फाइल को chmod 777 ASM.sh करेंगे तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। अब इसको अगर आपने सोर्स करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो एक टर्मिनल ओपन करें, उस पाथ पे जाएं जहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी है, और करें जी ./ASM.sh। अब आपने जिस टर्मिनल में ये किया वहाँ पे एनवायरनमेंट ASM की सेट हो गई है। अब SQ+ ओपन करेंगे /ASM करेंगे तो आपको ASM से कनेक्ट करा रहा होगा। जबकि एक और नया टर्मिनल ओपन करेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट जो सेट होगी वो डेटाबेस की होगी, क्योंकि बैश प्रोफाइल में जो एंट्रीज होती हैं बाय डिफॉल्ट जो भी टर्मिनल होता है उसमें वही वाली एंट्रीज एग्जीक्यूट कर दी जाती हैं, वही वाली एनवायरनमेंट सेट कर दी जाती है। हाँ जी, हाँ, ASM जो स्टार्ट होगा ना, वो इसकी अपनी कुछ बैकग्राउंड में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज है जो भी हमने डिस्कस नहीं की, वो स्टार्ट होंगी और आपके ASM इंस्टेंस को खुद ही स्टार्ट कर देंगे, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आपने मैनुअली खुद स्टार्टअप शट डाउन करना हो तो फिर आपको एनवायरनमेंट सेट करनी पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई इश्यूज तो नहीं है? अच्छा, बता, आपने देखना हो कि लिसनर कहाँ से चल रहा है, तो TNS 5 हाँ जी, TNS
यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहे जी यूजर 1 ऐप ओरेकल 11.2.0 ग्रिड और बिन में से ये LSNR CTL चल रहा है, लिसनर चल रहा है, ये ग्रिड के होम में से चल रहा है, तो ग्रिड होम में से ही चलना चाहिए। कहाँ से चल रहा है आपके पास? ग्रिड से चल रहा है ना? अच्छा, फिर आप करें नहीं, देखें आपका ग्रिड का होम, आपका जो ओरेकल देखें ये आपको पाथ देगा, ये पाथ वो होना चाहिए जहाँ पे आपका ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड है। ये कौन सा पाथ है? तो जब भी आप पाथ का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करें, ख्याल रखना है कि आखिर में कॉलन डॉलर्स एंड पाथ भी जरूर देना है, अदरवाइज क्या होगा अगर आपने ये ना दिया और सिर्फ दिया जी एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू $साइन ओरेकल अंडरस्कोर होम स्लैश बिन, तो आप नहीं, अब पाथ के एनवायरनमेंट वेरिएबल में सिर्फ एक ही पाथ होगा, वो क्या होगा? ओरेकल होम और बिन का पाथ। जबकि पाथ के एनवायरनमेंट वेरिएबल हर यूजर के लिए बाय डिफॉल्ट पहले से सेट हुआ होता है, जो आप सेट करें या ना करें। उसमें क्या पाथ सेट हुए होते हैं? OS के एग्जीक्यूटेबल्स के पास आप mkdir करते हैं तो वो जाके उसकी फाइल इन्वोक करता है, अब VI करते हैं तो VI डिटेल ओपन करता है, ये बाय डिफॉल्ट उसके पाथ में सेट हुए होते हैं। तो अगर आपने इसको ओवरराइड कर दिया तो वो सारे पाथ खत्म हो जाएंगे इसमें से, तो आपने अपेंड करना होता है, ओवरराइड नहीं करना होता है इस पाथ के एनवायरनमेंट वेरिएबल को। आप पाथ जब भी करेंगे तो $साइन ओरेकल अंडरस्कोर होम कॉलन देके $साइन पाथ आगे लाजमी देना है, अदरवाइज $साइन पाथ का मतलब ये है कि इसमें जो ऑलरेडी जो पाथ सेट हुए हैं वो भी इसके अंदर अपेंड हो जाए साथ ही। फिर करें आप ये, फिर ये आपका ना इशू फिक्स हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। ये पाथ की रिप्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होती है? पाथ की ये पाथ जहाँ ये इको वगैरह जो पाथ नहीं, ये तो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसमें आपके उन सारे बाइनरीज के पाथ, एग्जीक्यूटेबल्स के पाथ सेट हुए होते हैं जो आप टर्मिनल पे कभी रन करते हैं। जैसे SQL+ लिख के एंटर करते हैं तो बैकएंड पे SQL+ की यूटिलिटी किसी जगह से जाके इन्वोक करता है, वो कहाँ से करता है? उसका पाथ आपने इस वेरिएबल के अंदर दिया होता है, ठीक है? ये एक वेरिएबल है, नथिंग एल्स, ये फाइल नहीं है, ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है जिसके अंदर आपकी सारी एग्जीक्यूटेबल्स के जो पाथ हैं वो सेट हुए होते हैं। तो अगर कोई करना है तो पाथ लिख के ऐसे ही कमांड देनी पड़ेगी? एक्सपोर्ट, हाँ, आप जब सेट करना है तो एक्सपोर्ट और आगे वेरिएबल का नाम इक्वल टू आगे वैल्यू और साथ पाथ दे देना ताकि उसको ओवरराइड ना करें। तो अगर आपने ASM इंस्टेंस को शटडाउन स्टार्टअप करना हो तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस A है और एक डेटाबेस B है, वो दोनों ASM इंस्टेंस के ऊपर इनकी डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो पहले आप डेटाबेसेस दोनों डाउन करेंगे और फिर आप ASM इंस्टेंस डाउन करेंगे। और जब स्टार्टअप करेंगे तो पहले ASM इंस्टेंस स्टार्ट करेंगे और फिर डेटाबेसेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? हाँ जी जी बताइए। हमारे एनवायरनमेंट हम देखा जब हम प्रोडक्ट या किसी यूजर से होते हैं मेन्यू आ जाता है, ठीक, वो मेन्यू का जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ जा रहा है? देखें वो मेन्यू हमने एक शेल स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, ठीक है? शेल स्क्रिप्टिंग एक लैंग्वेज है लाइनक्स के अंदर, यूनिक्स के अंदर, उसमें आप अपनी मर्जी से बहुत सारे काम करा सकते हैं, ठीक है? जैसे SQL डेटाबेस की एक लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लैंग्वेज समझता है। जैसे लाइनक्स में आप बैश फाइल बनाते हैं, ठीक है? विंडोज में आप बैश फाइल बनाते हैं, लाइनक्स यूनिक्स के अंदर शेल स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं। वो शेल स्क्रिप्ट हमने बना के एक रखा हुआ है और उसको .bash एंड उसको प्रोफाइल के अंदर कॉल कर लिया। जैसे यूजर लॉगिन होता है उसकी बैच प्रोफाइल कॉल होती है, उस बैच प्रोफाइल में स्क्रिप्ट का नाम दिया, वो स्क्रिप्ट कॉल हो जाता है, मेरे पास मेन्यू आ जाती है कि क्या करना है, डेटाबेस शट डाउन करनी है, स्टार्टअप करनी है, लिसनर डाउन करना है, लिसनर स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन डाउन करनी है, एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। उसके बैकएंड पे मैंने कमांड्स कॉल की हुई है, तो जैसे वो नंबर देके एंटर करता हूँ वो कमांड एग्जीक्यूट होती है। वो सारा मुझे यानी कि उन पाथ पे मुझे आके वो काम नहीं करना पड़ता, वो जस्ट वो सारा ऑटोमेट किया हुआ है बस, ताकि एक लेमैन बनने के लिए भी वो मैनेज कर सके, वो स्क्रिप्टिंग सभी करके एडिट कर जहाँ मर्जी करते हैं। ASM स्टोरेज कंसेप्ट्स, डेटाबेस की स्टोरेज के तो आपको पता है, डेटाबेस है, टेबल स्पेसिस है, सेगमेंट्स हैं, एक्सटेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, ठीक है? ASM के अंदर क्या है, डिस्क ग्रुप्स हैं, और डिस्क ग्रुप्स के अंदर क्या है, एक या एक से ज्यादा ASM डिस्क्स हैं, और आपके ASM डिस्क ग्रुप के ऊपर आपकी डाटा फाइल्स पड़ी होती हैं, जिनको डाटा फाइल्स हम नहीं कहते, ASM के केस में डाटा फाइल्स नहीं है, वो ASM फाइल्स हैं, ठीक है? तो एक ASM डिस्क ग्रुप के ऊपर बहुत सारी ASM फाइल्स हो सकती हैं। वो ASM फाइल्स एक्चुअली आपके ASM डिस्क के ऊपर होंगी, जो अंडरलाइंग उसकी डिस्क होंगी, जो उसकी मेंबर्स होंगी, उनके ऊपर जाके प्लेस की जाएंगी, और वो एलोकेशन यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एलोकेशन यूनिट बाय डिफॉल्ट 1 MB के होगा, तो आपने अगर 10 MB की डाटा फाइल बनाई है तो 1 MB की चंक्स में डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अंडरलाइंग डिस्क के अंदर।
और फिर आपके जो डिस्क ग्रुप है उसका अंडरलाइन जो डिस्क है उनका एक फिजिकल ब्लॉक भी होता है। जैसे वो ये ब्लॉक वही है जो कि ओरेकल का डाटा ब्लॉक है, ठीक है, 8 के या 16 के 32 के एंड सो ऑन, ठीक है। सर इसमें एएसएम को अलग से एंटिटी क्यों नहीं ली है? एएसएम को ब्लॉक ही ग्रुप ही कंसीडर कर लो। एएसएम के नीचे 2 या 3 ब्लॉक हो सकते हैं, उसके बाद फिर आगे एएसएम की फाइल नहीं। देखें एएसएम क्या है, एएसएम जस्ट स्टोरेज मैनेजमेंट का सोल्यूशन है। एएसएम के थ्रू आप हार्ड ड्राइव्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आप स्पेस को मैनेज कर रहे हैं। तो आपके पास वो जो स्पेस है उसके ऊपर आपकी डाटा फाइल्स हैं, तो वो इंटर रिलेटेड है। एएसएम डिस्क ग्रुप स्टैंड अलोन कुछ भी नहीं है जब तक उसके ऊपर डाटा बेस नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए इंटर रिलेटेड है। एएसएम डिस्क ग्रुप और आपका जो डाटा बेस है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। स्टोरेज मैनेजमेंट बैकअप के लिए मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब क्या फायदा होगा? फायदा देखें परफॉर्मेंस। आपकी अगर एक नॉर्मल डाटाबेस क्रिएट करें उसको फाइल सिस्टम के ऊपर रखें, और एक डाटाबेस क्रिएट करें उसकी डाटा फाइल डिस्क ग्रुप एएसएम के ऊपर रखें, तो देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा उसमें, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपका ओएस हर फाइल को इक्वली ट्रीट करता है। जबकि आपने ओरेकल की फाइल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा करनी है, उसकी आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो आप ओरेकल का अपना फाइल सिस्टम उसके ऊपर लगाओ। बैकअप भी कह सकते हैं मतलब वो तो नॉर्मल ओएस पे भी होता है, ठीक है। नॉर्मल ओएस पे भी आप रेड इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें भी तो मिरर हो रहा होता है। तो सर जिस तरह हम यूजुअली टेलनेट की या टीबी की करते हैं, वो उसका मतलब पहले हमें उसमें जाना पड़ेगा। अब अगर आपने डाटा फाइल्स गेट करनी है तो डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है गेट करने का। उसके लिए ओरेकल ने एक यूटिलिटी, आप पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी फाइल्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको वो डिवाइसेस एक्सेसिबल ही नहीं है जहाँ पे आपकी डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर फाइल सिस्टम ही नहीं है जो ओएस रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो फिर आपको एक यूटिलिटी ओरेकल ने दिया, उसके थ्रू आप वो सारा काम करते हैं। एएसएम डिस्क ग्रुप क्या चीज़ है जी? इज अ पूल ऑफ डिस्क्स मैनेज्ड एज अ लॉजिकल यूनिट, पार्टीशंस टोटल डिस्क स्पेस इनटू यूनिफॉर्म साइज यूनिट्स, 1 MB के चंक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, स्प्रेड्स ईच फाइल इवनली अक्रॉस ऑल डिस्क्स, यूजेस कोअरेज और फाइन ग्रेन्ड स्ट्रिपिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइल टाइप। 2 तरह की स्ट्रिपिंग होती है एएसएम के ऊपर, एक होती है कोअरेज स्ट्रिपिंग और एक होती है फाइल ग्रेन्ड। तो आपकी जो डाटा फाइल्स होती है उनके लिए कोअरेज स्ट्रिपिंग होती है, 1 MB का चंक बनाया जाता है, और जो आपकी कंट्रोल फाइल्स या रेगुलर फाइल्स जिनका साइज कम होता है, जिनका ब्लॉक साइज भी कम होता है, उनके लिए फाइन ग्रेन्ड स्ट्रिपिंग यूज की जाती है, उसमें चंक साइज छोटा रखा जाता है, ठीक है। एंड आपका जो एएसएम डिस्क ग्रुप है वो आपको डिस्क को मैनेज करता है, ना कि फाइल्स को। एएसएम डिस्क ग्रुप के ऊपर आपकी जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, एएसएम के डिस्क ग्रुप में उसको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वो जो मैनेज कर रहा है वो डिस्क को मैनेज कर रहा है जो कि उस डिस्क ग्रुप को के अंडर है या जो डिस्क ग्रुप का पार्ट है। यानी जी फेलियर ग्रुप, जब आप मिररिंग सेलेक्ट करते हैं ना रिडेंडेंसी का ऑप्शन, तो आपको फेलियर ग्रुप सुना देता है। एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक फेलियर ग्रुप होता है। तो प्राइमरी ग्रुप के अंदर प्राइमरी डाटा पड़ा होता है, मेन डाटा, और फेलियर ग्रुप के अंदर उसका मिरर पड़ा होता है। तो अगर आपके एक ग्रुप पूरा फेल हो जाए तो आपका दूसरा ग्रुप अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेलियर ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल आपने एक डिस्क ग्रुप है, उसकी रिडेंडेंसी हाई सेट की है, तो उसमें फेलियर ग्रुप 1 होगा, फेलियर ग्रुप 2 होगा, फेलियर ग्रुप 3 होगा, ठीक है। हो सकता है तीनों, अगर आपके पास 6 हार्ड ड्राइव्स हैं अंडरलाइंग इस डिस्क ग्रुप के अंदर, तो 2 फेलियर ग्रुप 1 में होंगी, 2 फेलियर ग्रुप 2 में होंगी, 2 फेलियर ग्रुप 3 में होंगी। आप अपनी मर्जी से कन्फिग्रेशन कर सकते हैं कि कौन सी फेलियर ग्रुप 1 में हो, कौन सी फेलियर ग्रुप 2 में हो, कौन सी फेलियर ग्रुप 3 में हो, ताकि ये ना हो कि आपकी एक पूरा कंट्रोलर बैठ जाए तो आपके सारे डिस्क ग्रुप से बैठ जाए, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्क ग्रुप मिररिंग, मिरर एट एक्सटेंट लेवल, आप वो जो स्पेस एलोकेशन करते हैं उस लेवल पे मिररिंग होती है। मिक्स प्राइमरी एंड मिरर एयूज ऑन ईच डिस्क, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेड कलर का ये प्राइमरी मिरर है, और ये रेड डॉटेड कलर में ये उसका सेकेंडरी मिरर है, ये मिरर्ड एयू है, ठीक है। ये प्राइमरी डाटा है और ये मिरर डाटा उसका। इसी तरीके से ये प्राइमरी डाटा और ये उसका मिरर डाटा है, ये प्राइमरी डाटा उसका मिरर डाटा यहाँ पे है। अब ये अगर डिस्क पूरी क्रैश कर जाती है तो आपका ये डाटा जो है इस पे था, इस पे देखें इसका डाटा प्राइमरी का मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसका मेन डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपका कोई डाटा लॉस नहीं हुआ, डाटा आपको अवेलेबल है। अब जैसे आप ये डिस्क दोबारा अवेलेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा, नॉर्मल डेंसिटी 2 वे मिररिंग, एटलीस्ट 2 फेलियर ग्रुप बनाए जाते हैं। हाई डेंसिटी में 3 वे मिररिंग होती है और एटलीस्ट 3 फेलियर ग्रुप बनाए जाते हैं। और एक्सटर्नल डेंसिटी रखेंगे तो डेफर्स टू हार्डवेयर मिररिंग, इसका मतलब है वो फिर एएसएम लेवल पे कोई मिररिंग नहीं करेगा, आपने अज्यूम कर रहा है कि आपने हार्डवेयर लेवल पे कोई मिररिंग जिसको रेड कहते हैं आपने रेड इंप्लीमेंट किया हुआ है। जी डिस्क ग्रुप डायनेमिक रीबैलेंसिंग,
या इनिशियली आपके पास 2 डिस्क थी, आपने तीसरी डिस्क ऐड कर दी, तो क्या होगा, इन दोनों डिस्क में से डाटा उठा के तीसरी डिस्क में डाल दिया जाएगा, तो तीनों डिस्क को इक्वल कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग। उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ASM_ पावर लिमिट के पैरामीटर से। सर नॉर्मली जो हमें स्पेस दी जाती है वो सैन से दी जाती है जी बिल्कुल, और सैन से जब हमें स्टोरेज मिल जाती है लाइक 200 या 300 GB, तो हमें क्या कैसे पता चलेगा पीछे 3 डिस्क लगी हैं या 6 लगी? नहीं वो तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब जब आप सैन से स्पेस एलोकेट कराएंगे तो 200 GB का एक ही चंक एलोकेट नहीं कराएंगे आप 50 GB के 4 करा दें आप, तो अब आपको पता है कि 4 डिस्क हैं। अब आपके लिए 4 डिस्क हैं, ये बैकेंड पे सैन में से हो सकता है 20 डिस्कों में से आ रही हो या एक में से आ रही हो, ठीक है, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपको ASM के लिए जो डिस्क चाहिए वो नंबर ऑफ वो एलोकेशन चाहिए आपको, ना कि वो बैकेंड सैन की डिस्क, ठीक है। तो आपने अगर 200 GB की चंक एलोकेट कराना है तो आप क्या करें, 20-20 GB के आप क्या करें जी 10 डिस्क एलोकेट कराने, तो अब आपको पता है जी आपके पास ये 10 डिस्क, तो उनके हिसाब से पर आप उसको आगे मैनेज करें जी। एक हार्ड डिस्क में 1 GB डाटा था, एक वो अपने हार्ड डिस्क लगाई 500 जी बिल्कुल। रीबैलेंसिंग का पैरामीटर कहाँ काम कर रहा है? ये रीबैलेंसिंग का पैरामीटर काम कर रहा है कि रीबैलेंसिंग कितनी देर से अकर होगी या जल्दी अकर होगी। अब जैसे आप डिस्क लगाएंगे तो क्या करेगा, वो फौरन से रीबैलेंसिंग शुरू कर देगा। आपने इसको सेट किया हुआ है 10 पैरामीटर को, तो रीबैलेंसिंग के लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज लेगा, हो सकता है 1 घंटे के अंदर रीबैलेंसिंग पूरी कर लेगा। एक दफा का काम है। अगर आपने रीबैलेंसिंग वंस हो गई तो फिर आपको वो दोबारा उस पैरामीटर का कोई वो इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ नहीं, वो आपको मैसेज नहीं देगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हमारे जो होता है ना वो हार्ड डिस्क शो का लाइट से पता चल जाता है। हाँ नहीं, यहाँ पे आपका इंटरप्राइज मैनेजर अवेलेबल है, SQL Plus के थ्रू आप डिफरेंट व्यूज अवेलेबल हैं, तो देखा जा सकता है कि रीबैलेंसिंग हो चुकी है या कितनी हो चुकी है, कितनी रहती है, वो सारी चीजें देखी जा सकती है। ये जो रीबैलेंसिंग का पैरामीटर है, रीबैलेंसिंग के टाइम को कंट्रोल कर रहा है एक्चुअली, कि कितनी देर में रीबैलेंसिंग होगी, रिसोर्सेज कितने लेगा, वो इसका और कोई काम नहीं, अदरवाइज रीबैलेंसिंग होनी होगी। अच्छा, डिस्क ग्रुप्स को अगर आपने मैनेज करना हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और डिस्क ग्रुप्स को अल्टर करके डिस्क ऐड या रिमूव की जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखें, क्रिएट डिस्क ग्रुप का नाम दे रहा है नॉर्मल रिडंडेंसी। नॉर्मल का क्या मतलब है, 2 फेलियर ग्रुप्स होंगे, ठीक है। नॉर्मल का क्या मतलब, 2 वे मिररिंग होगी। आप उसमें फेलियर ग्रुप का कोई भी नाम दे दें, XYZ जो मर्जी दे दें, आगे डिस्क का पैरामीटर देंगे और डिस्क के नाम देंगे। हर डिस्क को एक नाम दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे डिस्क A1 को नाम दे रहा है, नेम डिस्क A1 साइज 120 GB फोर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डिस्क इतनी है और उसका ये नाम दे रहा है और उसका ये आगे साइज दे रहा है। या कोई ये सारे पैरामीटर्स देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। अब क्या करें, फेलियर ग्रुप का नाम डिस्क और आगे ये तीनों डिस्क कॉमा सेपरेटेड दे दें, तो फेलियर ग्रुप 2 दें, उसमें 3 दूसरी डिस्क दे दें, तो ये क्या करेगा, एक नया डिस्क ग्रुप बना देगा। उसमें टोटल 6 डिस्क हैं, जिसमें से 3 फेलियर ग्रुप 1 में है, 3 फेलियर ग्रुप 2 में है, और एक्चुअली आपकी जो टोटल स्पेस अवेलेबल होगी, ये जो 3 डिस्क को मिला के जितनी स्पेस है उतनी स्पेस आपको मिलेगी डाटा रखने के लिए। क्लियर है। आगे चल के हम ये देखेंगे क्रिएट करके मल्टीपल डिस्क क्रिएट करें, पार्टीशन क्रिएट करेंगे, ASM लिब के थ्रू फॉर्मेट करेंगे, उनको लेबल करेंगे और फिर इस तरीके से डिस्क क्रिएट करते हैं। आगे हर तकरीबन आपकी ना उसमें लेक्चर में 15-20 मिनट हमारे इस पे लगेंगे ASM के ऊपर, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं कि एक लेक्चर में वो कवर नहीं की जा सकेंगी, वो आपके लिए वो फिजिबल नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। अगर आपने किसी डिस्क ग्रुप के अंदर डिस्क ऐड करनी है तो प्री रेक्विजिट वही है कि आप डिस्क पहले पार्टीशन करें, उसको ASM लिब के थ्रू या रॉ डिवाइसेस के थ्रू उनको अप्रोप्रिएटली कॉन्फ़िगर करें, और उसके बाद आप ASM लेवल पे जाके इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू या SQL Plus के थ्रू अल्टर डिस्क ग्रुप की कमांड के थ्रू आप वो डिस्क किसी पर्टिकुलर डिस्क ग्रुप के अंदर ऐड करें। जैसे वो डिस्क ऐड करेंगे, रीबैलेंसिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, डिस्क ग्रुप का साइज बड़ा हो जाएगा। ये भी पढ़ेंगे कि फेलियर के केस में नई डिस्क लगा के हाँ बिल्कुल। इस देखें, इस चैप्टर के अंदर तो नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें जो कोर्स के अंदर कवर नहीं कराएगी, जैसे डिस्क ग्रुप के फेलियर, ठीक है, वो उसका आगे क्योंकि लिंक आपके डेटाबेस की बैकअप के साथ भी है, तो फिर हम वो सारी चीज़ें करेंगे। मेरे ख्याल में आगे कोई जितने भी 5-6 चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें साथ साथ ASM की चीज़ें भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कवर होंगी। सर ये प्रैक्टिस ज़्यादा इसको इंटरप्राइज मैनेजर से ही की जाए ना? नहीं, दोनों तरीकों से, कमांड लाइन से भी करें और इंटरप्राइज मैनेजर से भी करें। देन जी डिफरेंट आपके जो डिस्क ग्रुप्स हैं ना, आप जो क्रिएट, जैसे हमने डिस्क ग्रुप क्रिएट किया वो डाटा के नाम से, ये जिस नाम से भी आपने क्रिएट किया, हर डिस्क ग्रुप्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो है
जो आप सेट कर सकते हैं, अगर आप ना सेट करें उनकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होते हैं हार्ड डिस्क ग्रुप के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डिस्क ग्रुप क्रिएशन के वक्त सेट किए जा सकते हैं या फिर डिस्क ग्रुप को अल्टर करके सेट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि अल्टर और क्रिएशन दोनों टाइम पे सेट किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिएशन टाइम पे सेट हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अल्टर करके सेट हो सकते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं डिस्क ग्रुप्स के एट्रीब्यूट्स। अभी ये मैं दो पैरामीटर छोड़ रहा हूँ फिलहाल मैं डिस्क ग्रुप एट्रीब्यूट्स को देख रहा हूँ। जैसे एक एट्रीब्यूट है AU_size, एलोकेशन यूनिट साइज, और ये क्रिएशन के वक्त सेट किया जा सकता है और वैल्यू 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 MB हो सकती है। ये वो आपको स्ट्रिप साइज में बता रहा हूँ कि जब आप एक फाइल क्रिएट करते हैं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है अंडरलाइंग डिस्क के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड AU_size। एलोकेशन यूनिट का साइज बाय डिफॉल्ट 2 MB होगा। आप एक डिस्क ग्रुप क्रिएट करते वक्त अपनी मर्जी से एलोकेशन यूनिट का साइज क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएशन के वक्त किया जा सकता है, अल्टर करके इसको चेंज नहीं कर सकते। कंपैटिबल डॉट RDBMS का एट्रीब्यूट है, ये आप अल्टर करके भी सेट कर सकते हैं और क्रिएशन के टाइम भी सेट कर सकते हैं। AC लिखा हुआ है, दोनों टाइम पे सेट किया जा सकता है। ये आपको बताता है कि कौन कौन सी डेटा बेसिस इस पर्टिकुलर ASM डिस्क ग्रुप के ऊपर अपना डाटा रख सकती हैं। अगर आपने कंपैटिबल डॉट RDBMS 11.1 फॉर एग्जांपल रख दिया तो 11G रिलीज 1 ऑनवर्ड की डेटा बेसिस इस पर्टिकुलर जो भी आप डिस्क ग्रुप बनाएंगे उस पर्टिकुलर डिस्क ग्रुप के ऊपर अपनी डेटा फाइल्स रख सकेंगे। 10G की डेटा बेसिस उसके ऊपर अपनी डेटा फाइल्स नहीं रख सकेंगे। और अगर आपने कंपैटिबल का पैरामीटर 10G रिलीज 2 ऑनवर्ड सेट किया तो रिलीज 2 ऑनवर्ड की डेटा बेसिस ही इस डिस्क ग्रुप के ऊपर अपनी डेटा फाइल्स क्रिएट कर सकेंगे। समझ आई? जब आप DBC चलाएंगे उस पर्टिकुलर डेटाबेस के होम में से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस आपको वो फाइल्स की लोकेशंस पूछेगा, वो आप जब ASM बताएंगे उसको तो आपने एक डिस्क ग्रुप सेलेक्ट किया, उसकी आपने डेटाबेस जो क्रिएट करेंगे वो 10G रिलीज 2 की है, जबकि आपने जो डिस्क ग्रुप सेट किया है उस पर आपने कंपैटिबल RDBMS आपने सेट किया हुआ था 11G रिलीज 1 ऑनवर्ड, तो फिर वो 10G रिलीज 2 वाली डेटाबेस उस डिस्क ग्रुप के ऊपर अपनी डेटा फाइल्स प्लेस नहीं कर सकेगी, एरर आ जाएगा उसको। इसी तरीके से कंपैटिबल डॉट ASM का एट्रीब्यूट है अल्टर और क्रिएट के बाद सेट किया जा सकता है कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इस ASM डिस्क ग्रुप को माउंट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वही माउंट कर सकेगा जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने इसको इंस्टॉल किया था। जैसे हमारे केस में 11G रिलीज 2 ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इंस्टॉल किया, वही सॉफ्टवेयर इसको इन डिस्क ग्रुप्स को माउंट कर सकता है। हाँ जी, EU साइज है, ये स्ट्रिप साइज है, ये स्ट्रिप साइज है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। OLTP इन्वायरमेंट में तो बहुत छोटे छोटे होती हैं फाइल होती हैं, नहीं फाइल जो आपकी चेंज होनी होती है। नहीं, आपके देखें वो चेंज तो बाद में आएगी ना, वो तो आपकी डाटा फाइल्स के अंदर जो डाटा फाइल का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो वैसे ही होगा। डाटा फाइल्स में एक्सटेंट्स होंगे, एक्सटेंट्स के अंदर ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स का साइज वही होगा 2, 4, 8, 16, 32। ये फिजिकली जो फाइल क्रिएटेड होगी हार्ड डिस्क के ऊपर ये उसके चंक का साइज है, ना कि डाटा फाइल के अंदर लॉजिकल साइज। वो ब्लॉक साइज उसी तरीके से जैसे ओरेकल के ब्लॉक साइज है। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करते हैं इसको 512 किलोबाइट की है। नहीं देखें आप फाइल का जो मिनिमम साइज है मेरे ख्याल में, टेबल क्रिएट करते हैं नहीं वो उसका तो उससे कोई लिंक नहीं है ना। एक टेबल क्रिएट करेंगे तो उसको तो ये स्पेस एलोकेट नहीं होगी, उसको तो ब्लॉक से एलोकेट होंगे ना, वो जो ब्लॉक जो आपने डेटाबेस का ब्लॉक साइज रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्क ग्रुप है डाटा के नाम से, उसमें 4 डिस्क हैं। आपने एक टेबल स्पेस क्रिएट की, टेबल स्पेस और आगे आपने XYZ टेबल स्पेस का नाम दिया और डाटा फाइल का पैरामीटर दिया और आपने दिया जी प्लस डाटा और स्लैश आगे पूरा पाथ दिया, डाटा फाइल का नाम दिया और साइज आपने दिया जी 1G। डाटा फाइल का साइज यूजली GBs में होता है या MBs में होता है। ठीक है, अब क्या करेगा वो 1 GB की जो फाइल बनाएगा ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 1 MB के चंक्स में और इन सारे 4 डिस्कों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब डेटाबेस को वो नहीं पता कि ये 1 MB के चंक्स में डिवाइडेड है ये डाटा फाइल। और जब आप डेटाबेस को ये 1 GB की एक पूरी डाटा फाइल नजर आ रही होगी। अब अगर आपको टेबल्स क्रिएट करेंगे इस टेबल स्पेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये XYZ एक टेबल स्पेस है और उसमें एक डाटा फाइल है 1 GB की, तो आपको तो एक पूरी डेटाबेस को तो पूरी डाटा फाइल नजर आ रही है। अब इस पे आपको टेबल क्रिएट करेंगे उसी तरीके से उसको एक टेबल को एक एक्सटेंट एलोकेट होगा, उस एक्सटेंट में ब्लॉक का साइज वही होगा जो आपने वो डेटाबेस क्रिएट करते वक्त उसका ब्लॉक साइज बताया था, या ये टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त उसका ब्लॉक साइज बताया था। तो दिस इज इंटायरली डिफरेंट। और ये जो आपने उसने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है ये IO के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। आप सपोज एक एंट्री आप इंसर्ट करते हैं, हाँ थोड़ी सी एक एंट्री है, ठीक है, अब वो उनका साइज है 1 MB। नहीं, वो तो फिजिकल साइज है। अब जब आप एक एंट्री एंटर करेंगे ना
तो वो क्या होगा, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट किया टेस्ट के नाम से, इस टेबल स्पेस में आपने एक टेबल क्रिएट किया टेस्ट के नाम से, ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा इस टेबल स्पेस में जाके, इसको एक एक्सटेंट एलोकेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी ये जो पूरी डेटाबेस बनी हुई है, मैं डिस्क ग्रुप्स को अलग कर रहा हूँ, डेटाबेस को अलग कर रहा हूँ, इस डेटाबेस का जो ब्लॉक साइज है वो 8 KB है, डिफॉल्ट है जो, तो इसको 8 KB के मल्टीपल ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे, यानी कि एक एक्सटेंट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे। अब आपने इस टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट किया तो इस ब्लॉक के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आयो कैसे फास्ट होगा? देखें अब ये जो इसको एक्सटेंट एलोकेट हुआ है ना, एक्चुअली ये एक्सटेंट हो सकता है वो एक डिस्क में से ना एलोकेट हो रहा हो, आधा एक्सटेंट यहाँ पे पड़ा हो, आधा एक्सटेंट यहाँ पे पड़ा हो, आधा एक्सटेंट यहाँ पे, आधा एक्सटेंट यहाँ पे पड़ा। ठीक है, एक्सटेंट फर्दर ब्रेक हो गए आपके, हो सकता है ये 2 ब्लॉक्स की जो उसको स्पेस मिल रही है, या इसको ये जो 4 ब्लॉक्स है उसकी जो स्पेस मिल रही है वो एक डिस्क में से मिल रही हो, अगले 4 ब्लॉक्स की स्पेस उसको यहाँ से मिल रही हो। इसकी जो आपकी जो फाइल की जो स्ट्रिपिंग है वो हार्डवेयर मतलब वो उसके OS लेवल पे या फाइल सिस्टम लेवल पे मैनेज की जा रही है। डेटाबेस के लिए वो उसी तरीके से है। डेटाबेस के लिए आप देखें, अब अगर आप इसको कंपेयर करें आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये डिस्क ग्रुप नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो में चलते हैं, आपके पास ये 4 डिस्क हैं और चारों माउंटेड हैं किसी जगह, ये U01 में है, ये U02 में है, ये U03 में है और ये U04 पे माउंटेड है। इस पे फाइल सिस्टम लगा हुआ है, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब आपने एक टेबल स्पेस क्रिएट की, उसमें एक डाटा फाइल डाली 1 GB की, वो 1 GB की डाटा फाइल कहाँ पे बनेगी, किसी एक डिस्क के ऊपर जाके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनेगी। अब ये पूरी डाटा फाइल इस एक डिस्क के ऊपर है, अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो इसी डिस्क के ऊपर आयो करेंगे। जबकि इस केस में क्या होगा, ये पूरी डाटा फाइल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो गई अंडरलाइन 4 हार्ड ड्राइव्स के अंदर। ओरेकल ने इस डाटा फाइल की स्टोरेज को छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डेटाबेस को वो पूरी डाटा फाइल नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इंटरनली उसको देखें तो डाटा फाइल छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीपल डिस्क के ऊपर उसने स्प्रेड कर दिया उसको। फायदा क्या होगा, अब अगर आपका टेबल A है, टेबल B है, टेबल C है, आपके फाइल सिस्टम के केस में तीनों टेबल जब डाटा रीड कर रहे थे तो वो एक ही डिस्क में से डाटा ला रहे थे। जबकि आप हो सकता है टेबल A, टेबल B, टेबल C में से डाटा आ रहा हो तो तीनों डिफरेंट जगहों में से वो उसको स्पेस एलोकेट हुई हो, क्योंकि उसके ये एक्चुअली जो ये जो डाटा फाइल है ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होके अंडरलाइन डिस्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। क्लियर है? कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, तो कंपैटिबल ASM का पैरामीटर समझ आ गया आपको, एट्रीब्यूट समझ आ गया। देन डिस्क रिपेयर टाइम 0 to 2 raised to power 32 days, लेंथ ऑफ टाइम बिफोर रिमूविंग अ डिस्क वंस ऑफलाइन। डिस्क रिपेयर टाइम का मतलब है कि एक डिस्क जब फेल हो जाती है तो उसको वो कोशिश करता है कि वो उसको रिपेयर करे या उसको ऑनलाइन करे, जब नहीं होता वो उस डिस्क को ऑफलाइन मार्क कर देता है। तो फिर आप जब एक डिस्क ऑफलाइन मार्क हो जाए उस डिस्क को डिस्क ग्रुप में से रिमूव किया जा सकता है। क्लियर है? तो आप इसकी जो वैल्यू सेट करेंगे एक डिस्क ग्रुप के अंदर, वो डिस्क को उतनी देर में ट्राई करेगा, अगर नहीं मिलती तो ऑफलाइन मार्क कर देगा, तो फिर वो डिस्क आप डिस्क ग्रुप में से रिमूव कर सकते हैं। देन आगे टेम्पलेट के 2 पैरामीटर्स हैं, टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट नेम आगे रिडंडेंसी और टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट नेम स्ट्रिप। रिडंडेंसी का मतलब है कि आप एक इस डिस्क ग्रुप के लिए जो टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसका जो उसको प्रोटेक्ट रखेंगे, मिरर रखेंगे, हाई मिररिंग रखेंगे या अनप्रोटेक्टेड रखेंगे, जैसे एक्सटर्नल जिसको आप कहते हैं। और जो टेम्पलेट डॉट स्ट्रिप का जो साइज रखेंगे वो कोर एज रखने हैं या फाइन रखना है। तो कोर एज होगा आपका डाटा फाइल्स के लिए, फाइन होगा आपकी कंट्रोल फाइल्स एंड रीड लॉग फाइल्स के लिए। तो आपने इस डिस्क ग्रुप के ऊपर अगर आपने रखनी है डाटा फाइल्स रखनी है तो उसका डिस्क ग्रुप पे जो एट्रीब्यूट सेट करें टेम्पलेट डॉट स्ट्रिप नेम, जरूरी नहीं है सारे टेम्पलेट सेट करना, ये डिफॉल्ट भी सेट हो जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको सेट करना चाहें तो ये सेट कर सकते हैं। जैसे यूजली जो टेम्पलेट चेंज किया जाता है AU_size का पैरामीटर है, टेम्पलेट है, उस एट्रीब्यूट है, उसको सेट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक डिस्क ग्रुप क्रिएट करें क्रिएट डिस्क ग्रुप का नाम नॉर्मल रिडंडेंसी डिस्क, उसने 2 डिस्क उसको बता दिए। एट्रीब्यूट कंपैटिबल डॉट ASM इक्वल टू 11.1, इसका क्या मतलब है? 11 की रिलीज 1 ऑनवर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो इस ASM के डिस्क ग्रुप को माउंट कर सकता है, ये यूज कर सकता है। ठीक है, सर ये अगर एक डिस्क ग्रुप में 3 ऐड करते हैं
तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक ऑफलाइन हो जाती है माल, हम इसको पोस्टली भी ऑफलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा कि उसका डाटा उस पर शिफ्ट हो जाएगा या वो नहीं, वो डाटा तो उधर ही रहेगा, शिफ्ट तो नहीं होगा। देखें अगर आपका मिरर ऑलरेडी हुआ है तो फिर तो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसका डाटा डिफरेंट डिस्क पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। वो मिरर नहीं है। हाँ, तो फिर तो नहीं होगा, फिर तो डाटा लॉस हो जाएगा। ये है कि हम कर सकते हैं इसको डाटा शिफ्ट, कि हम इसको चाहते हैं कि 3 से 2 में कन्वर्ट करें। हाँ, ये कर सकते हैं अगर वो डिस्क डैमेज नहीं है। अगर वो डैमेज नहीं है, हमें पता चले कि ये डैमेज होने वाली है। हाँ, तो आप इसको हाँ उसको आप रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रिमूव करने से पहले उसका डाटा सारा शिफ्ट कर देगा। समटाइम क्योंकि होता है ना, हाँ, वाइस आ रही होती है तो हम यार ये नहीं, समटाइम ऐसा भी होता है, वो कहा जाता है कि ये डिस्क फ्री करें, हमें ये वापस चाहिए। हाँ, यही होता है। ठीक है, तो वो आप रिमूव करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिमूव करने से पहले उसका डाटा जब तक वो स्प्रेड ना कर ले उस तक उसको रिमूव नहीं करेगा। अच्छा, वो रिमूव करें तो वो यस, उठा उठा लेगा। लेगा डाटा, अदरवाइज वो फेलियर हो जाएगा। और इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी अगर आप डिस्क ग्रुप से भी जाएं एडिट करें तो उसके सारे एट्रीब्यूट जो भी हमने देखे हैं वो सारे आप सेट कर सकते हैं। फास्ट मिरर रीसिंक है, ASM रिडेंसी इज यूज्ड, आपने रिडेंडेंट किया हुआ है। ये 3 डिस्क हैं आपके पास, एक डिस्क फेल हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया जी, ये जो फेलियर डिस्क थी, फेलियर टाइम इज डिस्क रिपेयर टाइम, ठीक है। आपने जब ये डिस्क फेल हो गई या डिस्क आपने निकाल दी तो ये डिस्क एक्सेसिबल नहीं रहेगी। आपने जैसे ही वो डिस्क दोबारा लगाई वो डाटा ऑटोमेटिकली मिरर कर दिया जाएगा, ठीक है। या वही अगर आपने डिस्क लगाई, अब इस केस में वही डिस्क लगा रहे हैं, जैसे वो डिस्क फेल हो गई और वही डिस्क आपने रिपेयर की और दोबारा लगा दी, तो अब वो पूरा डाटा रेप्लिकेट नहीं होगा, सिर्फ वो डाटा होगा जो कि चेंज हुआ, मॉडिफाइड एक्सटेंट्स डिस्क के अंदर दोबारा से किए जाएंगे। जो डाटा चेंज नहीं हुआ वो उस डिस्क के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल था वो नहीं किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ASM फास्ट मिरर रीसिंक, ठीक है। तो फास्ट मिरर रीसिंग आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं इंटरप्राइज मैनेजर में जाके या कमांड लाइन से। अगर आपने डिस्क ग्रुप में से कोई डिस्क है ड्रॉप करनी है, ऑल्टर डिस्क ग्रुप का नाम ड्रॉप डिस्क, आगे डिस्क का नाम दे दें, वो ड्रॉप करेगा, लेकिन उससे पहले उसका डाटा हाँ ड्रॉप की कमांड से उसको मूव कर लेगा। ऑल्टर डिस्क ग्रुप का नाम ड्रॉप डिस्क A6 ऐड फेलियर ग्रुप, एक ही कमांड के थ्रू एक डिस्क ड्रॉप भी कर रहा है और एक फेलियर ग्रुप ऐड भी कर रहा है। और अगर आपने ड्रॉप जो अनड्रॉप करनी हो तो ऑल्टर डिस्क ग्रुप का नाम अनड्रॉप डिस्क, तो क्योंकि वो डिस्क ड्रॉप का मतलब उसकी कन्फिगरेशन में से निकाल देगा, उसमें डाटा तो रहेगा, ठीक है। दोबारा अनड्रॉप करेंगे वो दोबारा उसका पार्ट बना देगा उसको, ठीक है। देन है जी ASM CMD यूटिलिटी, इसके थ्रू आप जैसे आप LS की कमांड चलाते हैं, MKDIR या कॉपी पेस्ट, वो सारा आप ASM CMD यूटिलिटी के थ्रू कर सकते हैं, करके देखते हैं। अच्छा, इस यूटिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आपकी इन्वायरमेंट ASM की सेट हुई हो। मेरे पास ASM की इन्वायरमेंट इस टर्मिनल में सेट हुई है, मैं लिखूंगा सिंपली ASM CMD। तो अगर मेरी इन्वायरमेंट सही सेट हो तो ये मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जाएगा, अगर नहीं सेट तो फिर मुझे एरर देगा। आपका ओरेकल सीड वो सेट होनी चाहिए, ASM की ओरेकल होम ASM का सेट होना चाहिए, पाथ का इन्वायरमेंट, ये 3 वेरिएबल सही सेट होने चाहिए। जब ये सेट हो जाए तो ASM CMD पे आ जाएंगे आप, LS की कमांड दें तो आपको वो डिस्क ग्रुप भी दिखाएगा, डाटा करें आप डाटा के डिस्क ग्रुप में आ गए। अब वही सारी कमांड चलेंगी जो आपके नॉर्मल उस पर चलती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। आप PWD करें आपको पाथ भी दिखाएगा, यहाँ से फाइल्स कॉपी करके OS पे लाई जा सकती हैं, और इसी तरीके से CP की कमांड चलेगी, वही कमांड जो लाइनक्स की कमांड है, और इसी तरीके से OS से आप फाइल्स यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो सर आपको पता ना कि लाइनक्स और यूनिक्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इन्वायरमेंट चेंज है तो इसमें भी चेंज आ जाएगी। उनको देखें, वो लाइनक्स और यूनिक्स में जो बेसिक कमांड्स हैं वो दोनों सेम हैं, वो एडवांस लेवल पे जाके वो जो आपके वॉल्यूम मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की कमांड है वो डिफरेंट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन CMD अगर इसमें सेट है या उसमें सेट है, उसमें थोड़ा सा कमांड में कोई फर्क पड़ेगा। LL वहाँ पे LL कमांड है, यहाँ पे LS कमांड है, यही फर्क पड़ेगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है जी? LL भी चल रही है इसमें, LL नहीं चल रही, LS -L चल रही। लेकिन अगर ये HP यूनिक्स में होता तो वहाँ LL चलती है। हाँ सर, वो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल वाले सेटिंग किया था तो उसने क्या कहने कि आइडियल इंस्टेंस। हाँ, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं सेट हुआ हो ना, जब तक इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं सेट होगा वो आपको ASM इंस्टेंस से कनेक्ट ही नहीं करेगा। आइडियल भी तो कहा है। आइडल मतलब है कि उसने उसको मिला ही नहीं ASM इंस्टेंस,
इसका मतलब वो उसने कहा कि डाउन हो गया। अगर वो तो आप कोई भी ओरेकल सीट एक्सपोर्ट करके सेट करें वो आपको कनेक्ट करा देगा उससे, वो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ASM CMD के थ्रू आप आगे चल के देखेंगे फाइल्स कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अभी जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं हम। देन ASM CMD के थ्रू आप ASM का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क ग्रुप से उनका बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास ASM CMD के अंदर MD बैकअप की कमांड है, MD रीस्टोर की कमांड है, LS डिस्क की कमांड है, रिपेयर रीमैप की बहुत सारी कमांड्स हैं। ठीक है, MD बैकअप के थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं एक ASM डिस्क ग्रुप का। तो बैकअप लेंगे तो डिस्क ग्रुप का नाम का बैकअप लेगा, उसमें कौन कौन सी डिस्क उसका पार्ट है उसका बैकअप लेगा, यानी कि सिर्फ कन्फिग्रेशन का बैकअप लेगा। ASM डिस्क ग्रुप के ऊपर जो एक्चुअली डाटा पड़ा हुआ है उसका बैकअप नहीं लेगा। वो बैकअप आपने या तो यूजर मैनेज बैकअप के थ्रू लेना है या RMAN के थ्रू आपने लेना है। तो अगर आपका एक पूरा डिस्क ग्रुप फेल हो जाए तो आपके पास आपने डिस्क ग्रुप्स दोबारा नई डिस्क लगा ली हुई हैं, उनको आपने ASM लिव के थ्रू लेबल भी दे दिया हुआ है। तो आप MD रीस्टोर के थ्रू आप इंस्टेड के उनके ऊपर नया डिस्क ग्रुप बनाएं। MD रीस्टोर के थ्रू एग्जिस्टिंग डिस्क ग्रुप्स की कन्फिगरेशन रीस्टोर कर लें, वो सारी डिस्क के ऊपर डिस्क ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे खुद ही, और फिर आपको RMAN के थ्रू उनके ऊपर बैकअप रीस्टोर करना पड़ेगा। तो MD बैकअप के थ्रू आप एक डिस्क ग्रुप का बैकअप ले सकते हैं, लेकिन डाटा का बैकअप नहीं होगा, सिर्फ मेटा डाटा का बैकअप होगा कि डिस्क ग्रुप का नाम क्या है, उसमें कौन कौन सी डिस्क हैं, फेलियर ग्रुप कौन सा है, उसका कौन सी डिस्क पार्ट है, एंड सो ऑन, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से सेट हुए हैं, एलोकेशन यूनिट क्या सेट हुआ है, सिर्फ इस चीज़ का बैकअप होगा। तो अगर आपके पास ये बैकअप ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा डिस्क ऐड करें, कन्फिगर करें, उनके ऊपर नए नाम से पिछले डिस्क ग्रुप क्रिएट कर लें और डाटाबेस वहाँ पर रिस्टोर कर लें, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उस सारे हैसल से बचना चाह रहे हैं तो आप डिस्क ग्रुप्स का बैकअप ले लें, ताकि आपको दोबारा से सारे सबके एट्रीब्यूट्स ना सेट करने पड़े डिस्क ग्रुप्स क्रिएट करते वक्त, एंड सो ऑन, ये करने होते तो इसका मतलब है पहले हम सिर्फ डेटाबेस के बैकअप को संभालते हैं। हाँ, अब आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी ASM को भी साथ साथ चलाना पड़ेगा ना, लेटेस्ट लेके तो भी। ASM supports variable extent sizes to raise maximum possible file size, reduce memory utilization in shared pool. ASM imposes the following limits: 63 disk groups in a storage system. एक ASM instance में 63 disk groups हो सकते हैं, और 10,000 disks हो सकती हैं एक storage system में। 4 petabyte maximum storage for each ASM disk, एक disk का size 4 petabyte हो सकता है, और 40 hexabyte maximum storage for each स्टोरेज सिस्टम। पूरे ASM के अंदर सारे डिस्क ग्रुप का मिला के साइज 40 हेक्साबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ख्याल रखिएगा। इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो आपको नया एक ASM कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड 1 मिलियन फाइल्स फॉर ईच डिस्क ग्रुप। एक डिस्क ग्रुप के ऊपर आप 1 मिलियन फाइल्स रख सकते हैं। ठीक है, ये लिमिटेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आपको इश्यूज आएंगे।